नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गडोल कोकरनाग इलाके में चल रहे ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। इलाके में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। बुधवार को कोकरनाग मुठभेड़ में शुरुआती गोलीबारी में सेना के 2 और पुलिस के 1 अधिकारी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। इस ऑपरेशन में 2 जवान भी घायल हो गए। गडोल में आतंकियों के खात्मे के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान आज तीसरे दिन भी जारी है। न्यूज 18 के पास उपलब्ध इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस जंगल में इन आतंकियों ने पनाह ले रखी है, वहां सुरक्षा बल अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा बल पीर पंचाल रेंज के दुर्गम इलाकों से होते हुए उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां आतंकी छिपे हुए हैं। सनातन पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री का आईएनडीआईए गठबंधन पर हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। आईएनडीआईए के नेताओं के बयान को असंवैधानिक बताया है। कहा है कि देश को अशांत करना उनका मकसद है। जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आईएनडीआईए की कोशिश नाकाम होगी, इस बात का भी जिक्र किया है। वक्त आने पर जनता जवाब देगी। तो सनातन पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आईएनडीआईए के नेताओं के बयान को असंवैधानिक बताया है। सनातन धर्म पर जिस तरह से लगातार विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और चूंकि सामने में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इंडिया गठबंधन, ये जिसको आप कहते हैं घमंडी गठबंधन, इन लोगों की मंशा है कि देश को अशांत कर दें धर्म के नाम पर। चूंकि जनता के वोट से लोग जीत नहीं रहे हैं, तो धर्म के नाम पर धर्म के आड़ में ये लोग देश को के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। ये सनातन धर्म है और इसके करोड़ों लोग अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग हैं। तो ये उन लोगों के, इंडिया गठबंधन के लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा देश इस इशू पर एकजुट है। और जो भी समय आएगा तो जनता इसका जवाब देगी। सनातन धर्म पर आईएनडीआईए अलायंस के नेताओं के हमले जारी हैं। कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहा है, तो कोई इसे एड्स जैसा खतरनाक बताने में जुटा है। इसी बीच डीएमके नेता पोनमुड्डी ने यह बात कहकर सनसनी पैदा कर दी है कि आईएनडीआईए अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के खिलाफ और उसे मिटाने के लिए हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आईएनडीआईए अलायंस के नेताओं की ओर से सनातन धर्म के अपमान पर गठबंधन के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई नया बयान सामने आ ही रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर तीखा पलटवार किया है। पीएम ने देशवासियों को आगाह किया है कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से पीएम मोदी ने आईएनडीआईए अलायंस पर हमला किया है, उससे यह साफ हो गया है कि 2024 में सनातन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इंडिया अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडिया अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है, लेकिन सनातन धर्म का कोई तोड़ नहीं सका। सनातन को जो जो नष्ट करने की सोचा वो नष्ट हो गया। जब मोहम्मद गोरी नहीं बचा, जब औरंगजेब नहीं बचा, उनके निशान नहीं बचे, बाबर नहीं बचे, तो फिर ये जो इंडी अलायंस के लोग, ये किस खेत की मूली हैं? ये लोग को भी सनातन जो धर्मी हैं, इन सनातन विरोधियों को राजनीतिक रूप से समाप्त कर देंगे, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सनातन धर्म पर हमला बोलने वालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। वैशाली मदर ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम के लिए नालंदा जाने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। में हर एक को आज़ादी है अपने तरीके से प्रभु को मानने की, और वही सनातनी परंपरा है। जिन लोगों को आज तक ये बात समझ नहीं आई और वो एक ही तरीके से सोचने का काम करते हैं, तो उसका नुकसान जो है देश को, समाज को भी होता है। और सनातनी परंपरा में ही लोकतंत्र का मूल भी स्थापित है। सनातन को लेकर INDIA अलायंस पर पीएम मोदी के हमले के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। 9 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि काम क्या किया देश के लिए। काम के आधार पर चुनाव लड़ लेते। धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि सरकार निकम्मी रही पूरे 9 साल तक, और तुर्की आए, अफगान आए, मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, और इनसे सनातन को खतरा नहीं हुआ। मात्र 9 साल की मोदी सरकार में सनातन पर खतरा हो गया। विश्व के सैकड़ों करोड़ सनातनियों के लिए जीवन है सनातन। सनातन ही वो सूत्र है जिसने इस भारतवर्ष को सदियों से एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में सनातन को खत्म करने पे तुले हुए हैं। इनका षड्यंत्र है सनातन को कमजोर करना, सनातन को खत्म करना। तो सनातन तो मुद्दा रहेगा ही। इस देश की आत्मा है सनातन, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। सिर्फ एक धर्म नहीं है सनातन, सिर्फ एक किसी व्यक्ति के कह देने से खत्म भी नहीं हो सकता। सनातन भारत जैसे महान देश का एक जीवन पद्धति है, मानव जीवन का एक जीवन शैली है। इसको खत्म करने वाले जो लोग जो इस तरह का बात कर रहे हैं, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो खुद खत्म हो जाएंगे। जिस धर्म का ना आदि का पता है ना अंत का पता है, वैसे धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए पहले उनको जाकर के संस्कार सीखना पड़ेगा। और ये इंडिया अलायंस जो बना है, जो कहता है कि सनातन को नष्ट करने के लिए ही अलायंस हुआ है, वो खुद नष्ट हो जाएंगे। इस बार के चुनाव में देश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। हमारा देश संविधान से चलता है, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा करने की इनमें हिम्मत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज तक देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर काम ही नहीं किया। सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति की है। देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सियासत के खात्मा का श्री गणेश हो चुका है। जो विपक्षी दलों की एकजुटता बनी है, इंडिया गठबंधन बना है, इससे 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। इसी से परेशान भाजपा सनातन धर्म के आड़ में सियासत बचाने का प्रयास कर रही है। ये धर्म आस्था का विषय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञान देगी? वो तो धर्म के नाम पर जिस तरह से दंगा, फसाद, उन्माद, नफरत की राजनीति करती है, ये सबको पता है। इसलिए इससे परेशान होकर के भाजपा कुछ भी बयान दे रही है। उधर चंद्रशेखर के बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी का चंद्रशेखर पर हमला है, हिंदुओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। चंद्रशेखर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। चंद्रशेखर को जेडीयू की नसीहत भी दी गई है। सोच समझकर बयान देने की सलाह दी गई है।
तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान सामने आया रामचरितमानस को लेकर के, और अब उस बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने चंद्रशेखर पर हमला बोला है। हिंदुओं को आहत करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। चंद्रशेखर से इस्तीफे की भी मांग की गई है। मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा और आपको तत्काल पहले शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार का जो बयान दिया है, यह देश माफ नहीं करेगा। और हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लें। मुझे तो लगता है कि शायद वो करवा चुके हैं, इसलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने खुशी जताई है। विजय सना ने कहा कि लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत अमित शाह बिहार आ रहे हैं, हम सभी काफी उत्साहित हैं। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर विजय सना ने कहा कि अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं, सुनियोजित तरीके से इस तरह का बयान आरजेडी के नेता और मंत्री दे रहे हैं। बोल रहे हैं और इस तरह के लोग क्या, जिसका दिमागी हालत ठीक रहेगा, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, लेकिन इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये उस पद के योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौन रह के स्टालिन के भी मामले में, शिक्षा मंत्री के मामले में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका समर्थन है। बिहार के चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद पहली और दूसरी हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बोला है और शिक्षा मंत्री पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। साइनाइड से तुलना करते हैं, दुर्भाग्य है शिक्षा मंत्री को। अरे बिहार के शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला है कि ठीक से देखभाल आप नहीं कर पा रहे हैं, और बिहार में चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इसमें पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया, वो सरकार खाएंगे, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम शिक्षा मंत्री को दी है, आरजेडी सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये आरजेडी की तरफ से बात रखी गई है। धर्म और धार्मिक युक्त सकती है, विकृतियों पर चर्चा गाहे बेगाहे, लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वहीं आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपनी प्राथमिकताएं करने की नसीहत दी है। तो ये लगता है कि प्राथमिकता चंद्रशेखर जी को करना चाहिए। अभी प्राथमिकता जो है वो मोदी सरकार है, और संविधान ने ही पिछड़ों को, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का जो है रास्ता जो है संविधान में ही है। तुलसीदास भले कहें शूद्र को, लेकिन कह रहे हैं उसकी भी लड़ाई हो सकती है। अब समझिए कि आरजेडी ने शिक्षा मंत्री के बयान से पल्ला क्यों झाड़ लिया है। शिक्षा मंत्री के बयान से हिंदू धर्म को आहत करने वाला बताया है। बीजेपी ने सनातन पर बयान को डर है, इसीलिए आरजेडी ने
काफी सोच समझकर ये फैसला नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परबत्ता के छोटी लगार गांव की रहने वाली गर्भवती महिला तबीयत बिगड़ गई। शरीर से ज्यादा खून निकल जाने के कारण महिला की मौत हो गई। एडमिट करवाया वहाँ पेशेंट को, हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद हम लोग को बाहर में रखा गया और उधर से मम्मी मेरी आई, उधर से रोते हुए बोली क्या वहाँ पे ब्लड नहीं रुक रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ से बोला रेफर कर दिया, यहाँ से नहीं सम्राट रेफर। हाँ रेफर कर दिया, समझे ना। लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारी को फोन लगाकर जल्द समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करता हूँ। अगली खबर सुपौल के पास 4 बच्चों की मां ने जमकर बवाल काटा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें हंगामा कर रही महिला इस शख्स को अपना पति बता रही है। मधेपुरा जिले की रहने वाली महिला के 4 बच्चे हैं। उसका कहना है कि उसने त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गजहर के रहने वाले अनिल कुमार से कोर्ट में शादी रचाई है, इसलिए उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अनिल साथ रहने को तैयार नहीं है। अनिल का कहना है कि वो शादीशुदा नहीं है। अनिल का आरोप है कि महिला अपने पति के साथ रह रही है और उसका धन दौलत हड़पने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में आगामी चुनाव को देखते हुए सांगठनिक समीक्षा का दौर जारी है। इस क्रम में गुमला और लोहरदगा जिला के पदाधिकारी और केंद्रीय समिति के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने सांगठनिक विस्तार के साथ साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप अपना वायदा पूरा किया है और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, चूंकि इस राज्य के लोगों ने सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से और खास करके माननीय गुरुजी और हेमंत जी से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को हम कैसे पूरा करें, इस दिशा में संगठन और सरकार लगातार प्रयासरत है। बोकारो सदर अस्पताल में सिस्टम की बदइंतजामी से मरीज और उनके परिवार के सदस्य परेशान हैं। मरीज अस्पताल के बेड पर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखने तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालत यह है कि ओपीडी में भी मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बोकारो सदर अस्पताल के ओपीडी में 600 मरीज प्रतिदिन डॉक्टर के पास आ रहे हैं, जिस वजह से मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सदर अस्पताल की उपाधीक्षक भी व्यवस्था नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन जल्दी से दुरुस्त करने का भी दावा किया जा रहा है। प्रॉब्लम हुआ है, हम आए हुए हैं सोमवार से, लेकिन यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या कि यहाँ देखते हैं किन्हीं को भी अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, जो यहाँ दर्द कर रहा है या ये कर रहा है, सभी का कहना है सर्जरी से दिखाइए आप, सर्जरी वाला डॉक्टर से। यहाँ सर्जरी वाला डॉक्टर का तो नाम ही निशान नहीं है, पूरा हफ्ता गुजरने को आया है। पैर फूल गया सर मेरा और आके एडमिट लिए हैं, पड़ल है, लेकिन डॉक्टर उक्टर तो कुछ अभी तक नहीं, पड़ल है। आए हम कल अभी तक डॉक्टर नहीं देखा नहीं। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो हमारे सदर अस्पताल में सर्जरी के मरीज आ तो रहे हैं, लेकिन जैसा कि मेरी नियुक्ति यहाँ अभी पिछले 1 महीने से ही हुई है, मैंने देखा है कि सर्जरी का ग्राफ बहुत ही कम है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ डीएमएफटी से डॉक्टर दीपक साहू आए भी थे, जिनके आने से यहाँ पे सर्जरी की संख्या बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद से यहाँ पे सर्जरी की संख्या थोड़ी कम है, जिसके लिए मैं डॉक्टर अरुण से बात करूंगा कि यहाँ पे जो गरीब मरीज लोग आते हैं उनको हम लोग सर्जरी की सुविधा यहाँ पे वो उपलब्ध करा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।